नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिकोड क्लासेस में। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने देखा कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं और उन्होंने कैसे क्या-क्या काम किए। इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे यूरोपीय कंपनियों ने भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए आपस में युद्ध करना शुरू किया। इसी क्रम में हम सबसे पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे, जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनियों का आपस में संघर्ष हुआ। तो अगर कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो इसमें 3 युद्ध हुए थे, जिनको हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। पहले युद्ध का नाम, उसका वर्ष, कारण, संधि और उसकी क्या क्या विशेषताएं रहीं उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार हमने चार्ट और डायग्राम और मैप के साथ इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की। इसको सेंट थॉमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका समय वर्ष रहा 1746-1748 तक, तथा इसका जो कारण था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में था। इसमें एक चीज़ और थी कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में भी एक युद्ध चल रहा था। वो युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था। तो उसकी लपटें भारत तक आ पहुंची, जिससे इनका यहाँ भी संघर्ष चालू हो गया। उसी क्रम में ये प्रथम युद्ध स्टार्ट हुआ यहाँ पर, सेंट थॉमे का युद्ध, या इसे प्रथम कर्नाटक युद्ध कह सकते हैं। इसमें जो बाद में संधि होती है वो एला सापेल की संधि होती है 1748 ईस्वी में। इसकी जो विशेषता रही उसमें अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसियों का युद्ध था, तथा फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले था। ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो भी रणनीति बनाता था वो बहुत ही सटीक साबित होती थी। तो आइए जानते हैं कि ये युद्ध कैसे शुरू हुआ। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसकी शिकायत डुप्ले, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर होता है, वो मद्रास के राजा से इसकी शिकायत करता है। पर मद्रास का राजा इस पर ध्यान नहीं देता है। इसके उपरांत डुप्ले खुद मद्रास के किले पर आक्रमण कर देता है और किला को जीत लेता है। तो अपने जहाज़ों को छुड़ाने का बदला लेने के लिए डुप्ले अंग्रेज़ों के मद्रास के किले पर आक्रमण कर देता है और उसको जीत लेता है। बाद में फिर यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एला सापेल की संधि हो जाती है, जिसके पश्चात भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है और फ्रांसीसी अंग्रेज़ों को मद्रास वापस लौटा देते हैं। तथा वहाँ फ्रांस में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ होता है, वो फ्रांसीसियों को वापस दे दिया जाता है इसी संधि के तहत। क्लियर? तो फ्रांस में अंग्रेज़ फ्रांसीसियों का क्षेत्र वापस कर देते हैं और यहाँ पर फ्रांसीसी अंग्रेज़ों को मद्रास को वापस कर देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि इसको कर्नाटक वार क्यों कहा जाता है? क्या ये कर्नाटक में हुआ था इसलिए? नहीं, क्योंकि ये युद्ध कर्नाटक में तो हुआ नहीं था। एक क्षेत्र होता है ये, कोरोमंडल तट होता है। जितना भी कोरोमंडल तट होता था इसे कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता था, और यहीं पर इन लोगों का अधिकतर संघर्ष हुआ है, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का क्षेत्र था प्रमुख, और यहाँ मद्रास में अंग्रेज़ों का प्रमुख क्षेत्र था। यही कारण है कि इसे कर्नाटक युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, और इसे आंग्ल फ्रांस युद्ध भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। क्वेश्चन चाहे कर्नाटक युद्ध के नाम से आए, चाहे आंग्ल फ्रांस युद्ध के नाम से आए, बात एक ही है। क्लियर? समझ आया इतना? एक बार फिर देख लेते हैं। इसका नाम है कर्नाटक का युद्ध या सेंट थॉमे का युद्ध। 1746 से 48 तक चला। कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। इसमें जो संधि होती है वो एला सापेल की संधि होती है 1748 में, तथा यहाँ पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले होता है। तो इतनी चीज़ों को याद रखना है आपको। क्लियर? संधि की डेट अगर आपको याद नहीं भी रहती है तो आप यहाँ से याद कर लीजिए। जो युद्ध का लास्ट वर्ष होता है उसी वर्ष में अधिकतर संधियाँ हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम सेकेंड कर्नाटक वॉर। इसे अंबूर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पहला कौन सा था? सेंट थॉमे का युद्ध, तो इसे अंबूर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 1749 से 1754 तक चला। इसका कारण रहा हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामले। इसमें जो लास्ट में संधि होती है वो पौंडीचेरी की संधि होती है। इसमें हैदराबाद और कर्नाटक की ओर से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के भी युद्ध होता है। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना, आपको आसानी समझ आ जाएगा। इसमें मुख्यतः होता क्या है, इनके उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं दोनों के। कर्नाटक में भी उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे होते हैं नासिरगंज और मुजफ्फरगंज के बीच। हैदराबाद का जो नवाब होता है निजामुल मुल्क, उसकी मृत्यु के बाद
यहाँ अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच भी युद्ध छिड़ जाता है नवाब बनने के लिए। तो इसमें जो कर्नाटक में नासिरगंज और हैदराबाद में अनवरुद्दीन का साथ देते हैं अंग्रेज़, और यहाँ पर मुजफ्फरगंज और चंदा साहब का साथ देते हैं फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी। तो बात की जाए अगर हैदराबाद की, तो यहाँ पर युद्ध होता है अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच, जहाँ पर जो डुबले होता है फ्रांसीसी गवर्नर, वो चंदा साहब का साथ देता है, और इस युद्ध में चंदा साहब अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं, और चंदा साहब इस युद्ध को जीत जाते हैं, यानी साथ में फ्रांसीसियों की भी विजय होती है इस युद्ध में। अगर बात करें कर्नाटक युद्ध की, तो इसमें जो मुजफ्फर जंग होता है वो स्टार्टिंग में नासिर जंग को हरा देता है। इसमें भी फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग की काफ़ी हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब क्लाइव अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल बन के आता है, तो वो इसी युद्ध का बदला लेने के लिए मुजफ्फर जंग को हरा देता है। तो अगर मोटी मोटी बात की जाए, तो इन दोनों युद्धों में कोई भी एक तरफा नहीं जीतता है। कहीं पर अंग्रेज़ जीत जाते हैं तो कहीं पर फ्रांसीसी जीत जाते हैं। इसी क्रम में फिर बाद में पांडिचेरी की संधि होती है, और इस संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। हैदराबाद के नवाब बनते हैं चंदा साहब, कर्नाटक का सम्राट बनता है मुजफ्फर जंग, लेकिन बाद में क्लाइव इसको हरा देता है और इसका शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बाद में हमने इन सबको एक साथ अरेंज कर दिया है, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। पहले एक बार देख लीजिए इसको, बाद में वहाँ भी समझा देंगे। बात करें तीसरे कर्नाटक युद्ध की, तो इसके भी तार कुछ यूरोप से जुड़े होते हैं। यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है, उसकी लपटें भारत तक पहुंच जाती हैं, और यहाँ भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध का दूसरा नाम है बॉन्डीबास का युद्ध। ये 1756 से 1763 तक चलता है। तब बाद में इसमें पेरिस की संधि होती है, जो कि यूरोप में होती है 1763 ईस्वी में। और इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसमें आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से और कॉन्ट लाली फ्रांसीसियों की तरफ से युद्ध करता है। हालांकि इसमें आयरकूट की जीत होती है और लाली हार जाता है इस युद्ध में। को क्या क्या ध्यान रखना है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध है, इसे बांडीवास का युद्ध भी कहते हैं। यह 1756 से 1763 तक चलता है, एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है। इसमें 1763 में पेरिस की संधि होती है, और इसमें अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट होता है और फ्रांसीस की तरफ से कॉन्ट लाली होता है। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है भारत में, और फ्रांसीसियों का वर्चस्व लगभग समाप्त हो जाता है। फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी, माहे और कराईकल तक सीमित रह जाते हैं। पांडिचेरी, माहे और कराईकल तक, केवल इतनी ही जगह पर इनका अस्तित्व रह जाता है, बाकी पूरे भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। हालांकि फ्रांसीसी 1954 के लगभग भारत छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये केवल इतने स्थान तक सीमित रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की कर्नाटक युद्ध के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार डायग्राम में और देख लें तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा सब कुछ। अगर प्रथम युद्ध की बात की जाए, तो इसे सेंट थॉमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1746 से 48 तक चलता है। इसका जो कारण रहता है, वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। इसमें एला सापेल की संधि होती है 1748 ईस्वी में, और इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुबले होता है। आपको इतना याद रखना है इसमें। द्वितीय युद्ध की बात की जाए, तो इसे अंबूर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये 1749 से 1754 तक चलता है। इसमें हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामलों को लेकर युद्ध होता है। इसमें पांडिचेरी की संधि होती है इसमें 1755 ईस्वी में। और अगर तृतीय युद्ध की बात की जाए, तो इसे बांडीवास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह 1756 से 63 तक चलता है। ये यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध होता है। इसमें 1763 में पेरिस की संधि होती है, और इसमें अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट तथा फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली युद्ध में भाग लेता है, जिसमें आयरकूट की विजय होती है। क्लियर? तो कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन भी दबा लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।